नमस्कार। कभी सोचा है कि यान ढांडा, डैनी बैथ जैसे खिलाड़ी जो इंग्लैंड या जर्मनी में खेल रहे हैं, हाँ। क्या वो कभी भारत के लिए खेल पाएंगे? हाँ, ये सवाल तो सालों से चल रहा है भारतीय फुटबॉल फैंस के बीच। एक बड़ा सपना है ये। बिल्कुल। और ये सिर्फ फैंस का सपना नहीं, भारतीय फुटबॉल के भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही अहम मुद्दा भी है। सही कहा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ खिलाड़ी और भारतीय फुटबॉल। हाँ, और हम खासतौर पर जुलाई 2025 के जो ताज़ा अपडेट्स हैं, जो नई पॉलिसी आई है, उन सब पर नजर डालेंगे। तो आज देखेंगे कि ये ओसीआई पीआईओ खिलाड़ी हैं कौन असल में, मौजूदा नियम क्या कहते हैं, क्यों ये खेल नहीं पा रहे थे अब तक। और फिर ये जो नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 आई है, उससे क्या बदलने वाला है, क्या उम्मीदें हैं? हाँ, और एआईएफएफ हमारा फुटबॉल फेडरेशन, वो क्या कर रहा है इस बारे में, कोई प्लान है? क्या क्या मुश्किलें हैं अभी भी, और दुनिया के दूसरे देश क्या करते हैं ऐसे मामलों में? बिल्कुल। और अंत में इसका असर क्या हो सकता है, क्या ये लंबे समय के लिए अच्छा है? चलिए इस पूरे मामले को जरा खंगालते हैं। तो सबसे पहले ये ओसीआई और पीआईओ थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं। देखिए, ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मोटे तौर पर ये वो लोग हैं जिनके पास भारत का पासपोर्ट नहीं है, किसी और देश का है। लेकिन उनकी जड़ें भारत से हैं, जैसे उनके माता पिता या दादा दादी भारतीय नागरिक रहे हों। बिल्कुल, और यहीं से सारा मसला शुरू होता है। भारत, जैसा हम जानते हैं, दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप की इजाजत नहीं देता। तो मतलब सीधा है, अगर भारतीय पासपोर्ट नहीं तो आप भारत की नेशनल टीम के लिए नहीं खेल सकते। मौजूदा नियम यही कहता है। हाँ, और इसी वजह से कई अच्छे खिलाड़ी जो शायद खेलना चाहते भी हों, वो बाहर रह जाते हैं। ये नियम आया कहाँ से, मतलब कोई खास वजह? ये आधारित है युवा मामले और खेल मंत्रालय के 2008 के एक सर्कुलर पर। बड़ा स्पेसिफिक है ये। हाँ, 2008 का। हाँ, उसमें साफ लिखा था कि सिर्फ भारतीय पासपोर्ट होल्डर ही देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया था। तो ये काफी मजबूती से लागू था। लेकिन अब जैसा आपने कहा, कुछ बदलाव की आहट है। 1 जुलाई 2025 एक नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी मिली। ये बहुत बड़ी खबर है इस कॉन्टेक्स्ट में। इस पॉलिसी में पहली बार सरकार ने आधिकारिक तौर पे ये कहा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के एथलीट्स को भारत के लिए खेलने को प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रोत्साहित किया जा सकता है, ये शब्द अहम है। बिल्कुल, ये एक तरह से दरवाजा खोलता है। मंत्रालय के अधिकारी भी अब थोड़ी खुली सोच दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई, अगर बाहर की प्रतिभा भारत का नाम रोशन कर सकती है तो क्यों नहीं। तो सरकार की तरफ से तो एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब एआईएफएफ क्या कर रहा है? एआईएफएफ भी काफी एक्टिव दिख रहा है। उनके अध्यक्ष कल्याण चौबे ने कंफर्म भी किया है कि उन्होंने करीब 33 विदेशी भारतीय फुटबॉलरों की पहचान की है। 33? इनमें वो बड़े नाम भी शामिल हैं जिनका जिक्र हम कर रहे थे, यान ढांडा, डैनी बैथ। हाँ बिल्कुल, ये वो खिलाड़ी हैं जो यूरोप की अच्छी लीग्स में खेल रहे हैं। एआईएफएफ अब खेल मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। क्या लक्ष्य है उनका, कब तक हम इन खिलाड़ियों को देख सकते हैं? कोशिश है कि जो एएफसी एशियन कप 2027 के क्वालिफायर्स हैं, उससे पहले कुछ खिलाड़ियों को टीम में लाने का रास्ता साफ हो जाए। पर ये सब निर्भर करेगा कि वो 2008 वाला नियम हटता है या नहीं। अच्छा, तो नई पॉलिसी आ गई, सरकार भी थोड़ी इच्छुक लग रही है, एआईएफएफ ने लिस्ट भी बना ली, लेकिन वो 2008 वाला सर्कुलर अब भी सबसे बड़ा रोड़ा है। एग्जैक्टली, यही मुख्य चुनौती है। अभी पॉलिसी अपनी जगह है, लेकिन जब तक वो सर्कुलर ऑफिशियल तौर पर बदला नहीं जाता या हटाया नहीं जाता, तब तक ओसीआई खिलाड़ी खेल नहीं सकते। पर सुनने में आ रहा है कि सरकार अब इस पर ध्यान दे रही है। हाँ, अच्छी खबर यही है। पता चला है कि सरकार अब इस सर्कुलर वाले मुद्दे को गंभीरता से देख रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कोई स्पष्टता आएगी। अगर हम दुनिया में देखें तो दूसरे देश क्या करते हैं, क्या ये आम बात है? हाँ, बिल्कुल आम बात है। आप देखिए, कतर ने कितने अफ्रीकी मूल के खिलाड़ियों को नागरिकता दी। जापान ने ब्राजीलियन मूल के खिलाड़ियों को नेशनल टीम में शामिल किया। फ्रांस, मोरक्को, इंग्लैंड, इन टीमों में भी तो बहुत से खिलाड़ी हैं जिनका जन्म कहीं और हुआ या जिनके माता पिता कहीं और से आए। सही बात है। ये तो अब ग्लोबल ट्रेंड है। कई देश अपनी टीमों को मजबूत करने के लिए बाहर की प्रतिभा को शामिल करते हैं। तो अगर भारत भी ऐसा करता है तो इसके फायदे क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा फायदा तो शायद टीम की क्वालिटी में इजाफा होगा। बिल्कुल। आप सोचिए, यूरोपियन फुटबॉल का अनुभव रखने वाले 2-3 अच्छे खिलाड़ी भी अगर टीम से जुड़ते हैं तो टीम का स्तर एकदम से बढ़ सकता है।
और रैंकिंग, अभी हम 127 के आसपास हैं फीफा रैंकिंग में। क्या इससे फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि सिर्फ 3-4 अच्छे ओसीआई खिलाड़ी भी भारत को टॉप 100 में ला सकते हैं। टॉप 100, वो तो बड़ी बात होगी। इससे क्वालिफायर्स वगैरह में भी आसानी होगी, शायद बेहतर ड्रॉ मिलेगा। हाँ, बेहतर रैंकिंग का मतलब है बेहतर सीडिंग, बेहतर ड्रॉ, कंपटीशन में आपको थोड़ा फायदा मिलता है। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो एक शॉर्टकट है, असली सुधार तो ग्रास रूट लेवल पे काम करने से आएगा। ये बहस बहुत जरूरी है। देखिए, ओसीआई खिलाड़ियों को लाना एक तात्कालिक मतलब इमीडिएट बूस्ट दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन लंबे समय के लिए भारतीय फुटबॉल का टिकाऊ विकास तो तभी होगा जब हम अपने देश में जमीनी स्तर पर प्रतिभा को खोजेंगे, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। तो मतलब दोनों चीजें साथ चलनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो यही सही रास्ता है। आप बाहरी प्रतिभा का स्वागत करें, लेकिन अपने घर की नींव को भी मजबूत करते रहें। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि राष्ट्रीय खेल नीति 2025 ने एक उम्मीद तो जगा दी है ओसीआई पीओ खिलाड़ियों के लिए। हाँ, एआईएफएफ भी तैयार है, खिलाड़ियों की लिस्ट भी लगभग फाइनल है। लेकिन वो 2008 वाली कानूनी अड़चन अभी भी है, जिसे हटाने पर अब शायद सरकार काम कर रही है। बिल्कुल। अगले कुछ महीने बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये रास्ता वाकई खुलता है या नहीं। सही कहा। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, क्या बाहर की प्रतिभा को लाना ही भारतीय फुटबॉल को तेजी से आगे ले जाने का सबसे सही तरीका है, या ये बस एक जरूरी पर शायद अस्थायी कदम है? और इस सब के बीच अपने देश की जमीनी प्रतिभा को निखारना, उसे मौके देना, वो कितना जरूरी बना रहता है? शायद जवाब इन दोनों के संतुलन में ही है।